सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर के रिवीजन सेशन को जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको काम करेगा। चाहे आप एसएससी दे रहे हो, आरआरबी, एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट का एग्ज़ाम हो जहाँ करंट अफेयर पूछा जाता है, वहाँ ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैंने आपको करंट अफेयर का पार्ट 1 पढ़ा रखा है जनवरी का, अब मैं ये पार्ट 2 और आखिरी पार्ट पढ़ा रहा हूँ जिसमें जनवरी आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि मनोज सिन्हा जी रिसेंटली न्यूज़ में थे, इनको कौन-सा अवार्ड दिया गया है? क्या पद्मश्री दिया गया है, पद्म भूषण या फिर महाराजा हरि सिंह अवार्ड? इस सवाल का सही उत्तर है महाराजा हरि सिंह अवार्ड। अगर आप नहीं भी जानते थे, तो अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? तो जम्मू और कश्मीर के मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो ये बात याद रखते तो आपका इस सवाल का जवाब निकल जाता। अब आइए सबसे पहले जान लीजिए कि महाराजा हरि सिंह थे कौन? तो महाराजा हरि सिंह लास्ट रूलर थे। कहाँ के लास्ट रूलर थे? तो जम्मू कश्मीर के लास्ट रूलर थे। अब इन्होंने कब से कब तक रूल किया था? तो 1925 से लेके 1947 तक। अब इन्होंने साइन किया कौन-सा किया था? तो उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ये भी बात आप याद रखिएगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन 1947 में इन्होंने साइन किया था और ये भी बता दें कि इंटीग्रेट करना था इंडिया को जम्मू कश्मीर के साथ, इसलिए ये साइन किया गया था। अब इतनी बातें हो गई, अब आपको जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, आपको पता होगा। एक तो कैपिटल है श्रीनगर और साथ ही साथ दूसरा कैपिटल है आपके पास जम्मू। अब मैं बता देता हूँ कि श्रीनगर की जो समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल कौन-सी है। तो समर कैपिटल जो है, यानी मई से अक्टूबर तक आप श्रीनगर को मानते हैं, यानी ये हो गया समर कैपिटल और जम्मू जो हो गया आपके पास विंटर कैपिटल हो गया। अब जम्मू कश्मीर एक यूटी है, ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहीं के होते हैं, जो राज्य ना होके यूटी होता है, यानी यूनियन टेरिटरीज़ होता है। अब इसके बारे में और भी कुछ जान लीजिए, तो जम्मू कश्मीर के जो सीएम हैं, उनका नाम है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला साहब का नाम भी आपको याद रखना है और लेफ्टिनेंट गवर्नर का तो नाम आपने याद रख ही लिया। तो ये बात थी इस करंट अफ़ेयर से संबंधित, इतनी बातें अगर आप याद रखेंगे, तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन-सा हॉस्पिटल ने परफ़ॉर्म किया है इंडिया का पहला एलवीएडी इम्प्लांटेशन हार्टमेट 3 डिवाइस किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में? तो खड़गपुर और कानपुर तो हो नहीं सकता, या तो एम्स होगा या फिर आर्मी हॉस्पिटल होगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एलवीएडी है क्या? तो एलवीएडी लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस है। अब इसका यूज़ क्या होता है कि अगर किसी का जो हार्ट है, अगर वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड पंप नहीं होगा तो ज़ाहिर-सी बात है व्यक्ति कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाएगी। तो यानी कि अब ठीक, या फिर अगर वो ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए एक डिवाइस को इम्प्लांट किया जाता है जिसको कि कहा जाता है एलवीएडी, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। अब इसको पहली बार जो है आर्मी के हॉस्पिटल ने इसको इम्प्लांट किया है। तो याद रखिएगा आर्मी हॉस्पिटल के द्वारा ये किया गया है। एलवीएडी क्या होता है आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको याद रखना है कि इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं। तो इंडियन आर्मी डे आपको 15 जनवरी को मनाते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। वही चीफ ऑफ आर्मी कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी साहब का भी नाम आपको याद रखना है। तो इस करंट अफेयर से इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं ऑपरेशन सरद हवा की ओर। तो ऑपरेशन सरद हवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा? तो इसको किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी बीएसएफ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अभी ये सर्द हवा का मतलब क्या हो गया? तो आपको मालूम होगा कि 22 जनवरी 2025 को इसको लॉन्च किया गया था। क्यों इस समय पर जो पाकिस्तान से जो आतंकवादी हैं वो भारत की ओर घुसना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पर काफ़ी ज़्यादा धुंध वगैरह होता है, जिस कारण से उसका वो फ़ायदा उठाकर भारत में घुसकर आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इसीलिए ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ चलाती है ताकि इन समय पर उनको रोका जा सके। अब बीएसएफ न्यूज़ में है तो बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। वहीं इनका मोटो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य। याद रखिएगा इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि उनका नाम है अमित शाह। तो अमित शाह साहब के अंडर में ये सारे के सारे आते हैं। अब यहाँ के डीजी का नाम आपको पता होना चाहिए, तो उनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह, याद रखिएगा इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दलजीत सिंह। अब दलजीत सिंह चौधरी भी न्यूज़ में है तो आप इनका नाम याद कर लीजिएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर पूछता है कवचम। कवचम न्यूज़ में है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको डेवलप किया गया है किस संस्था के द्वारा? स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी केरला के द्वारा, एनडीएमए के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या इनमें से सभी? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा तीनों के तीनों बिल्कुल सही उत्तर हैं। अब केरला के सीएम जो हैं, केरला के सीएम का नाम भी आपको सबसे पहले बता दें, तो उनका नाम है पिनाराई विजयन। तो पिनाराई विजयन साहब काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो इनका भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ के गवर्नर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है राजेंद्र आर्लेकर। कई बार मैंने आपको पढ़ा रखा है, फिर से पढ़ा रहा हूँ, आर्लेकर उनका नाम है। अब ये तीनों के द्वारा कवचम को डेवलप किया गया है। अब कवचम है क्या? तो पहले ये समझ लीजिए। तो कवचम एक एडवांस डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है। ये क्या है? तो ये है आपका डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम, यानी डिजास्टर आने से पहले वार्निंग देगा ये। तो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब समझ लीजिए कि एनडीएमए क्या होता है? तो एनडीएमए सेंट्रल की एजेंसी है। तो सेंट्रल की एजेंसी है, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसका फॉर्मेशन 23 दिसंबर 2005 को किया गया था। आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी आपको मालूम होना चाहिए, कई बार याद करा रखा है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में किसके थ्रू हुआ था? तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि उसका नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के थ्रू आपको वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। वहीं इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? तो अमेरिका में है। अब इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम मैंने आपको याद रखा है, जिसमें कि सीएफओ का नाम है अंशुला कांत। याद रखिएगा, इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा रहा है आजकल सभी एग्ज़ाम में। वहीं इसके प्रेसिडेंट का भी नाम आपसे अब पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट भी एक इंडियन ही है, जिनका नाम है अजय बंगा साहब। अजय बंगा साहब का नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला सवाल आपसे कहता है कि किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के द्वारा 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो इनका नाम है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, यानी कि क्रिकेट के भगवान। अब यहाँ पर हमारे पास इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? तो बीसीसीआई। अब बीसीसीआई का फुल फॉर्म आपको मैंने याद करवा रखा है। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। वहीं बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। वहीं इसके प्रेसिडेंट का नाम आपको ये याद रखना है। तो इनके प्रेसिडेंट का नाम है रॉजर बिन्नी। रॉजर बिन्नी साहब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा इनका नाम। उसके बाद यहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ है बीसीसीआई का? तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और भी कुछ नाम मैं आपको गिना देता हूँ, जो आप याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आपको बता दें कि जो हमारे सीईओ हैं, उनका नाम है हेमंत अमीन। वहीं वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं। उसी तरह मेंस कोच गौतम गंभीर हैं, वुमेन्स कोच अमोल मजूमदार हैं। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको आईपीएल के चेयरमैन का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है अरुण धूमल। याद रखिएगा, इस साल पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। वहीं हमारे चीफ सेलेक्टर का नाम है अजीत अगरकर। तो इस करंट अफेयर से संबंधित इतनी बातें याद रखनी है। साथ ही साथ आप आईसीसी को भी रिवाइज़ कर लीजिए। आईसीसी की स्थापना 1909 में होता है, हेडक्वार्टर दुबई के दुबई यूएई में है, और जो इसके हेड हैं उनका नाम है अजय शाह। तो इतनी बातें थी इस करंट अफेयर से संबंधित। और आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, याद रखिएगा। अगला सवाल ग्लोबल गैग रूल न्यूज़ में था। ये किस कंट्री से संबंधित है? तो ये संबंधित है यूएसए और मेक्सिको से। अब यूएसए के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर हैं डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब यूएसए से संबंधित और भी बातें आप जान लीजिए कि यूएसए की राजधानी, तो यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, सबसे पहले ये याद रखिएगा। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। वहीं यहाँ के स्पीकर का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम भी आप याद रखिएगा, माइक जॉनसन। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये थी मुख्य बातें इस करंट अफेयर से संबंधित। आइए बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो काफ़ी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को भी कराना ज़रूरी है। एफटीआई टीटीपी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। अब जिसका काम क्या है? तो वो सिंप्लीफाई करता है और सिक्योर करता है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को। अब ये कितने एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया को कवर कर रहा है अपने फेज़ 1 में? तो याद रखना है, इसमें 7 एयरपोर्ट हैं। आपको नाम तो नहीं पूछा जाएगा एयरपोर्ट्स का, फिर भी मैं गिना देता हूँ। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद। ये सारे के सारे जो हैं एयरपोर्ट, सातों एयरपोर्ट जो हैं, वहाँ पर एफटीआई
टीटीपी लॉन्च किया गया है। फ़ेज़ 1 में अभी 7 एयरपोर्ट है, उसके बाद फ़ेज़ 2 में जो है फ़ॉरेन ट्रैवलर्स को भी इसमें किया जाएगा और साथ ही साथ 21 मेजर एयरपोर्ट्स को भी नेशन वाइड ले लिया जाएगा। तो ये बात थी इस करंट अफ़ेयर से संबंधित आप याद रखिएगा। आपको ये भी बात याद रखना है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो इनका नाम है किंजारापू राममोहन नायडू। याद रखिएगा इनका नाम है केआर नायडू आप याद कर लीजिए, केआर नायडू और ये सबसे युवा मंत्री हैं, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। बोलते हैं कि फायरफ्लाई इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है जिसको लॉन्च किया गया है किस संस्था के द्वारा? तो क्या डीआरडीओ, इसरो या पिक्सेल स्पेस? तो इस सवाल का उत्तर होगा पिक्सेल स्पेस। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसरो मत लगा कर आ जाइएगा। अब आइए पिक्सेल ने लॉन्च कर दिया है फायरफ्लाई को जो इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है जो कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के लिए। अब इसका यूज़ क्या होगा? तो अच्छे एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग से संबंधित कौन-सा सैटेलाइट है? ये भी एग्ज़ाम में सवाल बन सकता है। तो याद रखिएगा वो है पिक्सेल स्पेस और फायरफ्लाई इसका नाम है। अब सबसे पहले जान लीजिए इसरो के बारे में। तो इसरो की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन जिसकी स्थापना 15 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके हेड का नाम आपको याद रखना है। अभी इनके हेड का नाम है वी नारायणन। वी नारायणन साहब का नाम बिल्कुल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब आइए डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। याद रखिएगा 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अभी इसके हेड का नाम आपको याद रखना है समीर भी कामत साहब हैं, तो समीर साहब का नाम याद रखिएगा। वहीं ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो राजनाथ सिंह के अंडर आता है यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। और इसका मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस यानी कि बलस्य मूलम विज्ञानम। याद रखिएगा मलस्य मूलम विज्ञानम। और आपको बता दें, आपको एक रोचक जानकारी दे दें, अभी यहाँ पर कुल 5000 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो ये पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी आपको एक आंकड़े के लिए बता दिया मैंने। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका कि आयोजन दावोस में ही होता है, आपको दूसरा नाम याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस साल 55वां था, उसका थीम पूछा गया है। इस वर्ष की थीम थी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। याद रखिएगा कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंस एज इस वर्ष की थीम है और 55वां नंबर का है। तो अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम न्यूज़ में है, तो ये एक इंटरनेशनल एडवोकेसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एक थिंक टैंक है। जो कि कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, हेडक्वार्टर है कलौंजी, स्विट्ज़रलैंड में। कलौंजी, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। वहीं इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 को। 24 जनवरी 1971 का नाम आपको याद रखना है। अब इसके जो फाउंडर थे, उनका नाम भी आपसे पूछा जाता है, तो इनका फाउंडर का नाम है क्लॉस श्वाब। क्लॉस श्वाब साहब का भी नाम आप याद रखेंगे। तो इतनी बातें थी इस करंट अफेयर से संबंधित जो आपको याद रखनी है। देखिए अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चौथा एडिशन किया गया है ला पेराउस मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले नेवल के हेड कौन है? तो एडमायरल डीके त्रिपाठी, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी साहब का नाम भी आपको याद हो चुका होगा अब ये कहाँ हुआ था? तो स्टेट ऑफ मलक्का में, सुंडा स्टेट में और लंबोक में हुआ था। क्यों किया जा रहा है? ताकि इसको अलाइन किया गया है सागर विजन के साथ, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इंडिया का स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए। अब एक्सरसाइज ला पेराउस भी मल्टी नेवल नेवल एक्सरसाइज है, यानी मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है जिसका काम क्या है? तो ये एनहांस करेगा टैक्टिकल इंटरऑपरेबिलिटी और मैरीटाइम कोऑपरेशन को। अब इसमें भाग लेने वाला जो भारत का शिप था वो था इंडियन नेवल शिप मुंबई। ये एक इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इंडियन नेवी का, ये बात भी आप याद रखिएगा। चौथा एडिशन है, ये भी याद रखिएगा। इसमें कितने कंट्री ने भाग लिया है? तो इस कंट्री में आपको नाम गिना देता हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसए, यूके, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा। यानी कि आपको ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसए, यूके, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा का नाम आपको याद रखना है। तो अब आपको यहाँ बता दें कि टोटल कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। चलिए अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन गया है क्योंकि मोदी जी, आपको बताया था, मैंने पढ़ाया भी था कि टोटल 5 देश की यात्रा पे गए थे, फिर वो सबसे आखिरी में ब्राज़ील की यात्रा पे गए थे, जहाँ पर उन्होंने 17वाँ ब्रिक्स समिट को अटेंड किया था। उन्हीं में से एक था त्रिनिदाद और टोबैगो। अब यहाँ पर यहाँ के प्रेसिडेंट को भारत ने क्या दिया? तो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया है। अब उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है
क्रिस्टीन कार्ला कंगालू मैंने आपको याद भी करवाया था। अब इसकी कैपिटल क्या है ये भी याद कर लीजिए। तो इसकी कैपिटल फिर से आप रिवाइज़ कीजिए, ये है पोर्ट ऑफ स्पेन। याद रखिएगा पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ की कैपिटल है। वहीं यहाँ की जो करेंसी है वो है डॉलर। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कैसी कंट्री है? तो मतलब ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। याद रखिएगा अफ्रीका मत मार के चले आइएगा, साउथ अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिकन कंट्री में भी ये जो है कैरेबियन नेशंस जो आपका है, एक तरह का कैरेबियन नेशन ही है ये, लेकिन साउथ अमेरिका में पड़ता है और वेनेजुएला के नज़दीक है। मैंने आपको करा रखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिए, काफ़ी डिटेल में मैंने पाँचों कंट्रीज़ को एक्सप्लेन किया है। यहाँ का ऑफ़िशियल लैंग्वेज आपको इंग्लिश है। बेहद इम्पोर्टेंट सवाल जो सर्कुलर इकोनॉमी पर आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो न्यूज़ में था। अब इसको ऑर्गनाइज़ किया गया है किस इंस्टीट्यूशन या मिनिस्ट्री के द्वारा? याद रखिएगा इकोनॉमी से संबंधित है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टिक करके मत आ जाइएगा। आपका इस सवाल का सही उत्तर होगा नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। वहीं इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था, प्लानिंग कमीशन की जगह लाया गया था। इसके प्रधानमंत्री जो होते हैं, हेड होते हैं। वहीं अभी सीईओ का नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। वहीं आपको ये भी बता दें कि वाइस प्रेसिडेंट का नाम है सुमन बेरी। अब नीति आयोग एक थिंक टैंक है, याद रखिएगा। ये किसी भी तरह का इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न प्राप्त नहीं है। तो इतनी बातें थी नीति आयोग से। अब आइए समझ लीजिए कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। तो एक ऐसा मॉडल जिसका काम होता है वेस्ट को रिड्यूस करना, यानी वेस्ट रिड्यूसिंग मॉडल है ये। वेस्ट रिड्यूसिंग मॉडल है क्या सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था नीति आयोग के द्वारा, कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था? तो इसको जयपुर में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये भी आपसे सवाल बन सकता है। अब जो वर्कशॉप था वो फ़ोकस था सर्कुलर इकोनॉमी पर, तो ज़ाहिर-सी बात है मैंने बताया कि वेस्ट रिड्यूसिंग मॉडल पर अगर ये काम करता है तो किसको बढ़ावा दिया जाएगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाएगा, ये भी बात याद रखिएगा। अब सर्कुलर इकोनॉमी एम्फसाइज़ करता है आरआरआर पर, यानी कि रीयूजिंग, रीसाइक्लिंग और रिड्यूसिंग पर, ताकि जो रिसोर्स है उसको सस्टेनेबल किया जा सके। अब जो इसके लिए संस्था काम करती है भारत सरकार की तो वो है एमआरएआई, यानी कि मटेरियल रिसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये बात भी याद रखिएगा, इसका फ़ोकस होता है, ये पॉलिसीज़ बनाता है जो सपोर्ट करता है रिसाइक्लिंग को, वेस्ट मैनेजमेंट को और सर्कुलर इकोनॉमी के प्रैक्टिसेस को। तो इतनी बातें थी इस करंट अफ़ेयर से संबंधित। आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफ़ेयर पे, जहाँ पर इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 में किस स्टेट में किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है। बस इतनी बात आपको याद रखना है, हरियाणा। और हरियाणा में भी कहाँ? तो पेहोवा सरस्वती तीर्थ जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। बस इतनी बातें आपको इससे याद रखनी है। अब हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी, कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के गवर्नर है असीम कुमार घोष। याद रखिएगा असीम कुमार घोष का नाम। अब आइए बढ़ते हैं आपको नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 कब मनाया जाता है? तो ज़ाहिर-सी बात है 24 जनवरी को। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो नेशनल वोटर्स डे। ये भी बात याद रखिएगा, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 25 जनवरी को। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज़ कराया था जो कस्टम से संबंधित था। तो एक बार उसको मैं चेक कर लेता हूँ, कस्टम से संबंधित मैंने चीज़ें आपको बताई है या नहीं? तो ठीक है, आगे आएगा चलो। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे से संबंधित सवाल पूछा गया कि थीम क्या है? तो सबसे पहले इसको मनाते कब हैं? तो इसको मनाते हैं 24 जनवरी को। इसका थीम क्या है? तो एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा। साथ ही साथ 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो इतनी बातें थी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे से संबंधित। अब 9 जनवरी को आपको याद रखना है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको 4 जनवरी को मालूम होना चाहिए कि विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 13 जनवरी को लोहड़ी और 30 जनवरी को शहीद दिवस जो महात्मा गांधी से संबंधित है, याद रखिएगा उनका पुण्यतिथि है। और 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, जो मैंने आपको पीछे के करंट अफेयर में याद करवा दिया। आइए, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपसे संबंधित है, इंटरनेशनल कस्टम डे से संबंधित है। आपको बताना है कि इंटरनेशनल कस्टम डे 2025 कब मनाया गया? तो याद रखिएगा कि इसको भी 26 जनवरी को मनाया गया है। तो कस्टम से संबंधित याद रखिएगा, आपसे आपसे 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कस्टम डे कब मनाया जाता है? तो
26 जनवरी को मनाया जाता है। अब इस वर्ष की थीम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस वर्ष की थीम मैं लिख देता हूँ, इसका थीम है कस्टम डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट ऑन एफिशिएंसी कमिटमेंट ऑन एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। एफिशिएंसी एफिशिएंसी याद रखना है आपको, एफिशिएंसी साथ ही साथ आपको याद रखना है सिक्योरिटी, और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है प्रॉस्पेरिटी। एक बार फिर से बोल देता हूँ, कस्टम डिलीवरिंग ऑन एक्स कमिटमेंट ऑन एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अब ये बात याद रख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा। तो इस करंट अफ़ेयर से इतने ही, यानी जनवरी के करंट अफ़ेयर आपके पूरी तरह से मैंने रिवाइज़ करा दिया है। पूरा जनवरी आपका कवर हो चुका है। पार्ट 1 को भी ज़रूर देखिए, पार्ट 2 को भी ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। बार-बार वीडियो को देखिए, बार-बार समझिए, वीडियो को याद कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। कितना भी कठिन क्वेश्चन आएगा, अब आप इससे कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद।